नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। पिछले कुछ सालों में हम सभी मनी लॉन्ड्रिंग का नाम लगातार सुनते आए हैं। मीडिया में ये शब्द लगातार सुर्खियों में बना रहता है, पर हम में से कम ही लोग होंगे जो ये समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किस चिड़िया का नाम है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। दरअसल ये काले धन को कागजी तौर पर सफ़ेद करना और धांधली करना और गैर कानूनी रूप से कमाए गए धन के स्रोतों को छिपाने का एक तरीका है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बड़े दिग्गजों को मनी लॉन्ड्रिंग के जाल में फंसते देखा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक पूरी फर्जी प्रक्रिया है जिसमें नकली कंपनी, नकली दस्तावेज, यहाँ तक कि नकली लेन देन भी दिखाया जाता है और इस तरह करोड़ों रुपए के अवैध रुपयों को सरकार के सामने वैध प्रस्तुत किया जाता है। पैसों के साथ साथ टैक्स की भी चोरी की जाती है, पर जब इन पर सरकारी अधिकारियों का शिकंजा कसता है तो अंजाम सीधा जेल होता है। ताज़ा मामला पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का है, जो अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। दरअसल आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। चिदम्बरम पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप ने करोड़ों रुपयों का विदेशी फंड लिया और यह सब पी चिदम्बरम, जो उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनकी नाक के नीचे हुआ। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया है। आज विशेष में हम बात करेंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर लगे आरोपों की, साथ ही बात करेंगे इस पूरे मामले की, जानेंगे क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग और क्या कहता है कानून। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार रात उनके आवास से उनको गिरफ्तार किया। आईएनएक्स मीडिया के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। मामले में सीबीआई का कहना है कि चिदम्बरम दूसरे लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचने में शामिल थे, जिसके चलते विदेशी फंड हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई अधिकारियों ने पी चिदम्बरम को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उस वक्त वहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी मौजूद थी। इससे पहले चिदम्बरम बुधवार रात अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया था कि वो कानून से भाग नहीं रहे हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। इससे पहले सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम के खिलाफ ताज़ा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मामले में अभियुक्त हैं और उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में वो मामले के प्रमुख साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं। चिदम्बरम ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मगर अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। मिस्टर चिदम्बरम थे, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। कार्तिक चिदम्बरम जो थे वो बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर थे, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई थी। सिंगापुर में कंपनी बनाई थी, इंडिया में कंपनी बनाई थी, कुछ और देशों में भी कंपनी बनाई थी और वो बिज़नेस कर रहे थे। वो बिज़नेस जो कर रहे थे वो उस पर क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि वो जो बिज़नेस था वो इस तरह का था कि जैसे कि आप लाइजनिंग या दलाली करते हो कि इंडिया में आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप उस कंपनी को के पास जाएँ, वो आपकी मदद करेगी। और जो मदद करने की जो सिचुएशन थी उसमें कहते हैं कि काफ़ी हेरफेर हुई थी। सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपए की विदेशी फंड लेने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबी की मंजूरी में कई तरह की अनियमितता बरती गई। जब साल 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की मंजूरी दी गई थी, उस समय पी चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे।
इस मामले में चिदम्बरम तब जांच एजेंसियों के घेरे में आए जब आईएनएक्स मीडिया के प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ईडी ने अपने आरोप पत्र में लिखा कि इंद्राणी मुखर्जी ने जांच अधिकारियों को बताया कि चिदम्बरम ने एफआईपीबी मंजूरी के बदले अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम को विदेशी धन के मामले में मदद करने की बात कही थी। जैसे मीडिया रिपोर्ट सूचित करता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वायलेशन हुआ है। वायलेशन करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स करने में चिदम्बरम साहब ने शायद इन दोनों लोगों को, आईएनएक्स मीडिया को, प्रमोटर्स को मदद किया है। इन ए वे इट्स ऑफिशियल मिसयूज ऑफ हिज पोजीशन एज वित्त मंत्री। सो इसमें जो है आप पूछ रहे थे कि इसमें लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गए। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्लियरेंस की बदले में मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि भाई लगभग 305 करोड़ जो है पैसे उनको कमीशन के रूप में मिला है चिदम्बरम साहब और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम के पास। सीबीआई ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को फरवरी 2018 में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ संभावित जांच को रुकवाने के लिए $10 लाख की मांग की थी। बाद में कार्ति चिदम्बरम को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सीबीआई का कहना है कि आईएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी ने उनसे पूछताछ में स्वीकार किया था कि कार्ति ने पैसों की मांग की थी। आईएनएक्स मीडिया को विदेशी फंड लेने की प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदम्बरम के बेटे कार्ति चलाते हैं। ऐसा कहा जाता है जैसे आईएनएक्स मीडिया है, उन्होंने गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन लिखी थी जिसमें बोला था बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे और उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग होगी, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो शेयर्स होंगे उसके ट्रांसफ़र कुछ इस तरह से होंगे जहाँ पे प्रॉफिट वापस चले जाएगा। तो जो क्लियरेंस मिली गई थी ये था कि आप पैसे तो ला सकते हो पर आप वापस इस तरह से वापस बेनिफिट नहीं दे सकते हो, पर उन्होंने इलीगली दे दिया। उन्होंने क्या करा, जो अपने शेयर थे वो 800-800 रुपये में ओवर वो करके बेच दिए ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बाहर चली जाए एक्सेट्रा। तो जब उन्होंने ये करा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि आईएनएक्स मीडिया के लोगों ने मिस्टर चिदम्बरम से मिले और उनके थ्रू उनके बेटे से मिले और बेटे ने बेसिकली केस मैनेज करा कि ये जो इतनी बड़ी करोड़ों की लायबिलिटी है वो बच जाए। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई 3500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे में भी पी चिदम्बरम की भूमिका की जांच कर रही है। 2006 में मलेशियाई कंपनी मैक्सिस ने एयरसेल में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। इस मामले में विलय की मंजूरी देने को लेकर चिदम्बरम पर अनियमितताएं बरतने का आरोप है। वो 2006 में हुए इस सौदे के वक्त पहली यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। इस केस में चिदम्बरम और उनके परिवार का हवाला मामले में केस दर्ज है। आरोप है कि विदेशी निवेश को स्वीकृति देने की वित्त मंत्री की सीमा महज 600 करोड़ है। फिर भी 3500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस डील को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की इजाजत के बिना पास कर दिया गया। हालांकि पी चिदम्बरम हमेशा ही इन आरोपों को खारिज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिस धन को वैध रूप से दिखाया नहीं जा सकता, आखिर उसका क्या किया जाए? दुनिया भर के अधिकतर लोग इसे या तो स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं या फिर किसी तरह के जुए में, या कोई फर्जी कंपनी खोलकर उसमें उस काले धन को लगा देता है और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर पैसे को वैध बनाने की कोशिश की जाती है। आइए जानते हैं आखिर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और ये कैसे की जाती है। काले धन को कमाने के बाद उसे कहां खपाया या छुपाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन काला धन कमाने वाले इन अवैध पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में लगाकर उस पैसे को वैध बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गैर कानूनी तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करने का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग।
मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाए गए धन पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है, क्योंकि इस धन का कोई भी लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अपराधी को अपने धन को अलग अलग गतिविधियों में डालकर इसके फायदे को लेने में सक्षम बनाती है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी। वहां माफिया समूहों ने जबरन वसूली, जुआ आदि से भारी मात्रा में कमाई कर इस पैसे को वैध स्रोतों के रूप में दिखाया। इसके चलते 1980 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग अमेरिका में एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को ऐसे कामों में लगाया जाता है या निवेश किया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य स्रोत का पता नहीं लगा पाती। इसमें शामिल धन को नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, फर्जी कंपनी और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी समेत अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लगाकर फिर उनके जरिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध तरीके से कमाया गया काला धन सफेद होकर फिर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में वापस लौट आता है। जो व्यक्ति इस तरह की धन की हेरा फेरी करता है उसे लॉन्ड्रर कहा जाता है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का हेड करता है वित्त मंत्री महोदय खुद, और जितना भी प्रपोजल्स आता है विदेशी पूंजी का, वो जो है पहले इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के पास जाता है और इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1925 या 26 पहले उस हिसाब से सही है या नहीं है पहले देखता है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉर्म्स के हिसाब से सही है या नहीं है देखते हैं। तीसरी बात जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हर सेक्टर में एक लिमिट है, उस हिसाब से कंप्लाई करता है नहीं करता है ये देखता है। देखने के बाद फिर इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं। ये सब देखने के बाद एक प्रपोजल के रूप में हर मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करने के बाद एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के पास जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि एक लॉन्ड्रर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करता है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चरण शामिल होते हैं। इनमें प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण शामिल है। पहले चरण यानी प्लेसमेंट का मतलब नकदी का बाजार में आने से है। इसमें लॉन्ड्रर अवैध तरीके से कमाए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा करता है। इसके बाद शुरू होती है लेयरिंग की प्रक्रिया या धन को छुपाने से जुड़ी गतिविधियां। इसमें लॉन्ड्रर अकाउंट में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली आय को छुपाने की कोशिश करता है। इसके तहत लॉन्ड्रर अपने पैसे को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और ट्रैवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। ये खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंक में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं। लेयरिंग के बाद इस गैर कानूनी पैसे की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके तहत बाहर भेजा गया पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लॉन्ड्रर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के जरिए वापस आता है। अगर ये पता चलता है कि आपने या तो खुद चोरी का पैसा फंडिंग करके गोल घुमाया है या उस पैसे को आपने लेके किसी के लिए करा है या इन्वेस्ट करा है या छुपाया है, तो आप सब पीएमएलए में आते हैं और आप सबके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो वो प्रॉपर्टी या वो असेट या वो पैसा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस इलीगल सोर्स से है, वो गवर्नमेंट फ्रीज कर सकती है 180 दिन तक। ये पीएमएलए का लॉ कहता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई अन्य तरीके हैं। इनमें एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें शेल कंपनी भी कहा जाता है। शेल कंपनी एक वास्तविक कंपनी की तरह होती है, लेकिन हकीकत में इसमें कोई संपत्ति या पैसा नहीं लगा होता है और ना ही इनमें वास्तविक रूप से कोई काम होता है। दरअसल ये शेल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं, वास्तविक दुनिया में नहीं। हालांकि अवैध पैसों का लेन देन करने वाला व्यक्ति इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन दिखाता है।
कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार से टैक्स में छूट हासिल करता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता है और इन सब फर्जी कामों के जरिए वो काफी मात्रा में काला धन जमा कर लेता है। इसके साथ ही अगर कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहती है तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोतों और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठा दस्तावेज दिखा दिया जाता है। जब हर्षद मेहता केस आने के बाद जब स्टॉक मार्केट की स्कैम हुआ था, उसके बाद बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ था। उन दिनों में किरीट सोमैया एमपी होया करते थे बॉम्बे से, उन्हें एक रेजोल्यूशन मूव किया कि सर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इशू बन रहा है और इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। सो मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 लेके आए थे अटल जी की सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लोग बड़ी बड़ी संपत्तियों में अवैध पैसे को लगाते हैं और उनकी कीमत वास्तविक कीमत से काफी कम दिखाई जाती है, जैसे बड़ा मकान, दुकान या मॉल खरीदना। इसके अलावा इस तरह के पैसों को उन देशों के बैंकों में जमा कर लिया जाता है जहां उनके खाते की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड और वहां के बैंक्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करना। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। वित्तीय धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के उल्लंघन से जुड़े कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सरकार ने वित्तीय घोटालों पर लगाम लगाने के लिए कई कठोर कानून बनाए हैं जिससे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। आइए जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या। पीएनबी स्कैम, संदेशरा ब्रदर्स स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और 2G स्कैम। देश के वित्तीय घोटालों में इन बड़े मामलों का नाम आता है। इस समय पी चिदम्बरम पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप लगा है। वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग भारतीय कानून के तहत अपराध है। भारतीय संसद ने वित्तीय अपराधों को रोकने और वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है। इस कानून के तहत वित्तीय अपराध करने वाले को 3 साल से 7 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अगर वित्तीय अपराध कोई कंपनी या फर्म करती है तो उसके अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कई बार शेल कंपनी बनाकर वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है और काले धन को सफेद किया जाता है। साथ ही टैक्स चोरी भी की जाती है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का हेड करता है वित्त मंत्री महोदय खुद, और जितना भी प्रपोजल्स आता है विदेशी पूंजी का, वो जो है पहले इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के पास जाता है और इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1925 या 26 पहले उस हिसाब से सही है या नहीं है पहले देखता है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉर्म्स के हिसाब से सही है या नहीं है देखते हैं। तीसरी बात जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हर सेक्टर में एक लिमिट है, उस हिसाब से कंप्लाई करता है नहीं करता है ये देखता है। देखने के बाद फिर इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं। ये सब देखने के बाद एक प्रपोजल के रूप में हर मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करने के बाद एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के पास जाता है। भारत में काले धन का फर्जीवाड़ा करके उसे सफेद बनाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। वित्तीय अपराधों की जांच पड़ताल का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को दिया गया है। ऐसे अपराधों के ट्रायल के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से केंद्र सरकार वित्तीय अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करती है। बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़े वित्तीय अपराध को लेकर भी सरकार काफी गंभीर है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज और अन्य कारोबार से जुड़े वित्तीय अपराध भी इसके तहत आते हैं।
वित्तीय संस्थानों में चिट फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, हायर परचेज कंपनियां और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां भी आती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज के तहत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डिपॉजिटरी एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बैंकर और शेल कंपनियां भी आती हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 अधिनियमित किया गया और उसके बाद 3 बार 2005, 2009 और 2012 में इसमें संशोधन किया गया। 2012 के आखिरी संशोधन को 3 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और ये कानून 15 फरवरी से लागू हो गया। पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा और धन का क्रिमिनल कार्यों में उपयोग को शामिल किया है। पीएमएलए 2002 में संशोधन के बाद इसके जद में कई संस्थाओं को लाया गया, जैसे आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसके लिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। अगर ये पता चलता है कि आपने या तो खुद चोरी का पैसा फंडिंग करके गोल घुमाया है, या उस पैसे को आपने लेके किसी के लिए करा है, या इन्वेस्ट करा है, या छुपाया है, तो आप सब पीएमएलए में आते हैं और आप सबके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो वो प्रॉपर्टी या वो असेट या वो पैसा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस इलीगल सोर्स से है, वो गवर्नमेंट फ्रीज कर सकती है 180 दिन तक। ये पीएमएलए का लॉ कहता है। वहीं इससे पहले फेरा और फेमा कानून भी वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए बनाए गए थे। 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फेरा पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था। फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूंजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करना था। लेकिन ये कानून देश के विकास में बाधक बन गया था, जिसकी वजह से दिसंबर 1999 में संसद के दोनों सदनों में फेमा प्रस्तावित किया गया। 1999 में फेमा को प्रभाव में लाया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है। जब हर्षद मेहता केस आने के बाद, जब स्टॉक मार्केट की स्कैम हुआ था, उसके बाद बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ था। उन दिनों में किरीट सोमैया एमपी होया करते थे बॉम्बे से, उन्हें एक रेजोल्यूशन मूव किया कि सर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है और इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। सो मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 लेके आए थे अटल जी की सरकार। 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के करीब 1 साल बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन FIPB शुरू हुआ, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया था। FIPB का काम विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करना था, लेकिन 2017 में इसे खत्म कर दिया गया। 2017 में तय किया गया कि FIPB का FDI के प्रस्तावों पर गौर करने वाला काम अब संबंधित मंत्रालय ही करेंगे। FIPB संवेदनशील सेक्टर के भी फैसले लेते थे, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी गई। नए कानून के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी अब विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।